हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका द सोशियो वाला प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपना सेट नंबर 17 और सभी को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए अधिक से अधिक खुशियां लेकर आए और आपको अच्छी से अच्छी सरकारी नौकरी इस नए नए साल में प्राप्त हो सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि माध्यमिक संबोधन पद का प्रयोग सर्वप्रथम मानव शास्त्रीय साहित्य में किसने किया है? माध्यमिक संबोधन माध्यमिक संबोधन से तात्पर्य है कि ऐसी प्रथाएं जो शुरुआत में प्रचलन में थी, लेकिन समय के साथ उनमें बदलाव आ गया और उनके अर्थ में बदलाव आ गया। जो मूल रूप से वो प्रचलित थी, जो मूल अर्थ था, वो कहीं ना कहीं खो गया है और समय के साथ उनके अर्थ में बदलाव आता गया है और आज वही प्रथाएं नए अर्थ में प्रचलन में है। तो जो प्रथाएं अपने मूल स्वरूप को खोकर नए अर्थ में प्रचलन में है, उन्हीं प्रथाओं के लिए हम माध्यमिक संबोधन पद का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे कौन से समाजशास्त्री रहे हैं जिन्होंने माध्यमिक संबोधन पद का प्रयोग सबसे पहले मानव शास्त्रीय साहित्य में किया है? ऑप्शन है जीपी मर्डॉक, लेविस मॉर्गन, कैथलीन गॉफ या ईबी टायलर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ईबी टायलर। ईबी टायलर जो कि एक ब्रिटिश सांस्कृतिक मानवविज्ञानी है और इन्हें कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का फादर भी इन्हें कहा जाता है और साथ ही में इन्होंने और भी कॉन्सेप्ट दिए हैं। जैसे इन्होंने कहा है कि जो संस्कृति है वो सीखा हुआ व्यवहार है और साथ ही में इन्होंने कहा है कि मानव समाज का विकास रेखीय रूप से हुआ है, रेखीय क्रम में हुआ है और इस प्रकार से इन्होंने 3 क्रमों की चर्चा की है कि सबसे पहले मानव समाज एक बर्बर समाज था, अर्थात सिवेजरी थी समाज में, और फिर उसके बाद समाज एक परिवर्तन के दौर से गुजरता है, अर्थात बर्बर से सभ्य बनने की जो प्रक्रिया है उसके बीच का जो संक्रमण काल है, बर्बर से सभ्य बनने के बीच का संक्रमण काल है, उस संक्रमण काल को इन्होंने बार्बरिज्म की अवस्था से दर्शाया है। और फिर एक लास्ट अवस्था है सभ्यता की, सभ्य की, सिविलाइजेशन की। तो इस प्रकार से जो मानव समाज का विकास है वो रेखीय विकास हुआ है। सबसे पहले बर्बरिज्म की अवस्था आती है, अर्थात बर्बरता या सीवेजरी की अवस्था आती है, फिर उसके बाद बर्बरिज्म की अवस्था आती है, फिर उस लास्ट में जो अवस्था है वो सभ्यता की अवस्था है, सिविलाइजेशन की अवस्था है। और मानव समाज के विकास को इन्होंने अपनी फेमस बुक प्रिमिटिव कल्चर में दर्शाया है। साथ ही इन्होंने एनिमिज्म का भी कॉन्सेप्ट दिया है। एनिमिज्म के कॉन्सेप्ट में इन्होंने बताया है कि धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो आत्माओं में विश्वास रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि किस समाजशास्त्री ने अंतःक्रिया के स्वरूपों पर समूह के आकार के प्रभाव का विश्लेषण किया है? ऑप्शन है समनर, रोजनबर्ग, चार्ल्स कूले या जॉर्ज सिमेल। तो अंतःक्रिया के स्वरूपों पर समूह के आकार का वर्णन करने वाले जॉर्ज सिमेल हैं। जॉर्ज सिमेल ने कहा है, एक कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने, डाइड एंड ट्राइड का कॉन्सेप्ट, डाइड वर्सेस ट्राइड का कॉन्सेप्ट
जिसमें ये कहते हैं कि दो लोगों से मिलकर समूह जो निर्माण होता है उसमें घनिष्ठता होती है और प्रत्यक्ष संबंध अधिक प्रगाढ़ होते हैं। और जब इसी समूह में तीसरे व्यक्ति का प्रवेश हो जाता है तो वो समूह ट्राइड हो जाता है, 3 लोगों से मिलकर बना समूह, जिसमें जो तीसरा व्यक्ति है वो मध्यस्थ की भी भूमिका निभा सकता है, 2 लोगों के बीच एक मध्यस्थ का भी काम कर सकता है, या फिर इनके मध्य एक विभाजनकारी भूमिका भी निभा सकता है। तो इस प्रकार के तीसरे सदस्य के आ जाने से उसमें घनिष्ठता और प्रत्यक्ष संबंधों में कमी आती है। साथ ही तीसरे सदस्य के जुड़ जाने से समूह की, 2 लोगों के जो समूह है, डॉयड की जो गतिशीलता है वो भी बदल जाती है। जॉर्ज फिनेल ने अदर कॉन्सेप्ट भी दिए हैं, जैसे इन्होंने लेवल्स ऑफ सोशियोलॉजी का भी कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें इन्होंने सोशियोलॉजी के अलग अलग स्तरों की चर्चा की है। एक स्तर इन्होंने जनरल सोशियोलॉजी को बताया है और दूसरा स्तर इन्होंने स्पेसिफिक सोशियोलॉजी अर्थात विशेष समाजशास्त्र के बारे में चर्चा की है। और जो तीसरा स्तर है इन्होंने दार्शनिक समाजशास्त्र के बारे में चर्चा की है। जो जनरल सोशियोलॉजी है वो व्यापक सामाजिक ऐतिहासिक तथ्यों के अध्ययन पर आधारित होता है। विशेष समाजशास्त्र है वो विशिष्ट सामाजिक समूह के अध्ययन पर आधारित होता है। और जो दार्शनिक समाजशास्त्र है वो सामाजिक जीवन के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करता है। साथ ही में इन्होंने द स्ट्रेंजर का भी कॉन्सेप्ट दिया है। द स्ट्रेंजर के कॉन्सेप्ट में इन्होंने कहा है कि स्ट्रेंजर कौन है। स्ट्रेंजर वे हैं जो समूह का सदस्य है लेकिन पूर्ण रूप से उसका हिस्सा नहीं है। शारीरिक रूप से तो वे समूह के निकट हैं लेकिन सामाजिक तौर से वो उस समूह से काफी दूर है। साथ ही इन्होंने फैशन का भी कॉन्सेप्ट दिया है। फैशन के कॉन्सेप्ट में इन्होंने बताया है कि फैशन जो है ये एक टूल है। और किस प्रकार का टूल है, तो ये टूल है सामाजिक एकीकरण का और भिन्नता का, जिसमें उच्च वर्ग के लोग कोई फैशन अपनाते हैं और वो फैशन निम्न वर्ग के द्वारा फॉलो करने तक बदल जाता है और उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों से खुद को अलग दिखाने के लिए फिर एक नया फैशन शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से ये सामाजिक भिन्नता का और सामाजिक एकीकरण का भी टूल बन जाता है। और इन्होंने फिलॉसफी ऑफ मनी का भी कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें ये कहते हैं कि जो मनी है उसने व्यक्तिगत आज़ादी को बढ़ावा दिया है लेकिन सामाजिक संबंधों को अमूर्त और व्यावहारिक बना दिया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि संस्कृति मनुष्य की कृति है तथा एक साधन है जिसके द्वारा वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो सबसे पहले समझते हैं कि संस्कृति क्या है। संस्कृति व्यक्ति के विचार, मूल्य, नियम, मान्यताओं की एक प्रणाली है जिसके आधार पर वह अपने कार्यों को अंजाम देता है। हम ये जानते हैं कि जो संस्कृति है वो जैविक आवश्यकताओं को पूरा करने का एक साधन है और जिसके बल पर वह अपने लक्ष्यों को पूरा करता है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट देने वाले ब्राउन मेलिनोस्की है, ऑप्शन डी। ब्राउन मेलिनोस्की जिन्होंने थ्योरी ऑफ नीड्स को कॉन्सेप्ट दिया है और इन्होंने नीड्स के बारे में 3 प्रकार की नीड्स की चर्चा की है, बेसिक नीड्स, ड्राइव नीड्स और एकीकरण संबंधी आवश्यकता अर्थात इंटीग्रेटिव नीड्स।
और साथ ही में इन्होंने सार्वभौमिक प्रकारवाद के बारे में भी चर्चा की है और इन्होंने संस्कृति को जीवित शरीर की तरह से दिखाया है। जिस प्रकार से मानव अंग बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को पूरा करने का काम करते हैं, उसी प्रकार संस्कृति भी मनुष्य की अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करती है। साथ ही जो ब्राउन मैलिनोस्की है, इन्होंने जादू, धर्म और विज्ञान के बारे में भी चर्चा की है, जिसमें इन्होंने कहा है कि जादू जो है उन स्थितियों में प्रयोग किया जाता है जो अनिश्चितता, जोखिम भरी और भाग्य पर निर्भर करती है और जहाँ वैज्ञानिक ज्ञान काम में नहीं आता है। धर्म के बारे में कहते हैं कि धर्म का प्रयोग मानव उन स्थितियों में करता है जब वह संकट में होता है और संकट के पलों में वैज्ञानिक सहारा देता है और सामाजिक एकजुटता बढ़ाना होता है। और विज्ञान का प्रयोग जहाँ पर उन जगहों पर विज्ञान का यूज करता है जहाँ ज्ञान और तकनीक की आवश्यकता होती है, वहाँ मनुष्य विज्ञान का प्रयोग करता है। और जादू के अपने सिद्धांत में इन्होंने जादू को दो प्रकार से बांटा है, एक व्हाइट मैजिक, दूसरा ब्लैक मैजिक। जो ब्लैक मैजिक है वो समाज के लिए हानिकारक होता है, जबकि जो व्हाइट मैजिक है उसे समाज अपने लिए लाभदायक समझता है। साथ ही इन्होंने ट्रोबिएंट द्वीपवासियों में कुलारिन की प्रथा का अध्ययन किया है। ट्रोबिएंट द्वीपवासियों की कुलारिन का प्रथा का अध्ययन। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा है कि परिस्थिति संस्थागत भूमिका है, ऐसा किसने कहा है? आर.के. मर्टन, किंग्सले डेविस, रॉस लिटन या रॉबर्ट बी स्टील। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। हालांकि प्रस्तुति को संस्थागत भूमिका के रूप में परिभाषित करने वाले सी.एच. कूले थे, जो कि सी.एच. कूले इस ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन सी.एच. कूले के विचार को आगे बढ़ाने का काम रॉबर्ट बी स्टीड ने किया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। रॉबर्ट बी स्टीड एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे। इन्होंने समूह पर अपने विचार को दिया है और समूह को 3 भागों में बांटा है। एक है प्राथमिक समूह, दूसरा है द्वितीयक समूह, सेकेंडरी ग्रुप, और तीसरा है संदर्भ समूह। साथ ही इन्होंने स्टेटस एंड रोल पर भी अपना, प्रस्तुति और भूमिका पर भी अपना विचार दिया है। और ये रॉबर्ट बी स्टील जो है संस्कृति को सामाजिक जीवन का आधार मानते हैं, जिस पर समाज का जीवन टिका होता है। इनकी एक फेमस बुक भी है, द सोशल ऑर्डर। द सोशल ऑर्डर फेमस बुक रही है। इसमें कहा गया है कि समाजशास्त्र को सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान है, ऐसा किसने कहा है? तो समाजशास्त्र को सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान कहने वाले एम.एल. गुरकीन है, ऑप्शन ए। जो मैक्स वेबर है, इन्होंने समाजशास्त्र को एक पद्धति विज्ञान कहा है। और अगस्त कॉम्टे, इन्होंने समाजशास्त्र के विकास के बारे में कहा है कि जो समाजशास्त्र का विकास है वो विज्ञान के विकास क्रम में हुआ है। सबसे पहले गणित आया, मैथमेटिक्स आया, उसके बाद एस्ट्रोनॉमी आई, खगोल विज्ञान आई, उसके बाद फिजिक्स का विकास हुआ, फिर केमिस्ट्री का विकास हुआ, फिर बायोलॉजी का विकास हुआ, और फिर सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट के रूप में डेवलप हुआ। उसको याद करने का एक ट्रिक है
वो ट्रिक ये है, एमए इन पीसीबी, एमए इन पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और देन सोशियोलॉजी। तो इस प्रकार से विज्ञान का विकास हुआ है। और अगस्त कॉम्टे एक प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्री रहे हैं। इन्होंने शुरुआत में सोशियोलॉजी को सोशल फिजिक्स नाम दिया और सोशियोलॉजी को एज अ एकेडमिक सब्जेक्ट बनाने का प्रयास किया। अब वापस आते हैं एमिल दुर्खीम पर। एमिल दुर्खीम जो कि एक प्रकारवादी समाजशास्त्री रहे हैं और इन्होंने श्रम विभाजन का भी सिद्धांत दिया है, डिवीजन ऑफ लेबर। इन्होंने सामाजिक तथ्य का भी सिद्धांत दिया है और इन्होंने आत्महत्या का भी सिद्धांत दिया है। आत्महत्या के अपने सिद्धांत में इन्होंने कहा है कि आत्महत्या समाज के लिए लाभदायक होती है और कुछ आत्महत्याओं की इन्होंने चर्चा भी की है और वो आत्महत्याएं 4 प्रकार की हैं। जॉनसन ने समाजशास्त्र को समूह का अध्ययन कहा है कि समाजशास्त्र क्या है, तो समाजशास्त्र समूहों का अध्ययन करने वाला एक विषय है। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि ये किसकी परिभाषा है कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिससे कि व्यक्ति समूह के आदर्श नियमों के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। ऑप्शंस हैं जॉनसन, ग्रीन, ऑगबर्न, बोगार्डस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉनसन ने कहा है। जॉनसन ने समाज को एक जटिल प्रणाली भी माना है। समाज एक जटिल प्रणाली है जहां समाज के सभी हिस्से आपस में जुड़े होते हैं। सभी हिस्सों से मतलब है परिवार, धर्म, शिक्षा, अर्थव्यवस्था अर्थात इकोनॉमी, ये सब आपस में जुड़े होते हैं और समग्र स्थिरता को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। अर्थात समाज में जो स्थिरता है उसे बनाए रखने के लिए ये सारे अंग आपस में मिलकर काम करते हैं। उन्होंने सामाजिक संरचनाओं के कार्यों का विश्लेषण किया और दिखाया कि कैसे वे सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। साथ ही उन्होंने सामाजिक संगठन के बारे में भी बताया है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसमें इन्होंने कहा है कि सामाजिक संगठन एक पैटर्न युक्त सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। इनकी एक फेमस बुक है सोशियोलॉजी अ सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन, काफी फेमस बुक है जो सामाजिक संगठन के सिद्धांतों पर प्रकाश डालती है। और साथ ही में इन्होंने सोशल कंट्रोल के टूल्स के बारे में भी चर्चा की है जो समाज पर या समाज में व्यक्तियों के व्यवहार को कंट्रोल करने का काम करता है। इस प्रकार से जो सामाजिक कंट्रोल है या सामाजिक नियंत्रण है वो औपचारिक और अनौपचारिक प्रकार का होता है। औपचारिक से मतलब है कि कानून, नियम ये औपचारिक में आ जाते हैं, जैसे किसी एक्ट के माध्यम से आपके व्यवहार को कंट्रोल किया जा सके और कोई नीति के माध्यम से आपको आपके व्यवहार पर नियंत्रण लगाया जा सके। अनौपचारिक कंट्रोल में धर्म में बातें जो बताई गई हैं कि झूठ बोलोगे तो पाप लगेगा, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करोगे तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार के जो नैतिक नियम हमारी वेद पुराण वेद पुराणों में जो बताए गए हैं वो अनौपचारिक कंट्रोल के साधन है और अनौपचारिक नियंत्रण के साधन है।
इसी प्रकार इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के बारे में भी बताया है, सामाजिक परिवर्तन अर्थात सोशल चेंज, और कहा है कि सामाजिक परिवर्तन टेक्नोलॉजी, जनसांख्यिकी अर्थात डेमोग्राफी, आर्थिक कारक और विचारधारा, ये सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है, यह पूछा गया है कि सामाजिक अंतःक्रिया वह प्रक्रिया है जिससे मनुष्य एक दूसरे के मनों में अंतःप्रवेश करता है। ऐसा किसने कहा है? ऑप्शंस हैं A.W. ग्रीन, डॉटसन एंड गेटिस, एल्ड्रिन एंड मैरिल या पार्क एंड बर्गेस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉटसन एंड गेटिस। A.W. ग्रीन की अगर मैं बात करूं इधर, तो A.W. ग्रीन एक शिक्षा शास्त्री है। शिक्षा शास्त्री के रूप में इन्होंने शिक्षा को समाज का दर्पण कहा है। पार्क एंड बर्गेस, इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया के दो मुख्य शर्तों की चर्चा की है, अर्थात सोशल इंटरेक्शन है, उसके लिए दो मुख्य शर्तों की चर्चा की है। और वो मुख्य शर्तें क्या है? पहला है संपर्क का होना और दूसरा है संचार का होना, अर्थात किसी व्यक्ति तक अपनी बात का पहुंचना, उसके साथ संपर्क साधना, तभी एक क्रिया अंतरक्रिया संपन्न होगी। एल्ड्रिन एंड मैरिल जो है, इन्होंने सामाजिक आंदोलन और रूढ़ियों में परिवर्तन के लिए चेतना के रूप में प्रभाव को दर्शाया है। बोले व्यक्ति की जो चेतना है वो समाज में आंदोलन और रूढ़ियों में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है, ये पूछा गया है कि स्त्रीकरण को व्यक्तियों के विभिन्न समूहों के बीच संरचित असमानताओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह कथन किसका है? इस स्टेटमेंट के माध्यम से समाजशास्त्री ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि जहाँ जहाँ स्त्रीकरण की व्यवस्था होती है, समाज में जो स्त्रीकरण पाया जाता है, सामाजिक स्त्रीकरण क्या है? स्त्रीकरण सामाजिक विभेदीकरण की एक व्यवस्था है, जहाँ समाज ऊंच नीच के हिसाब से कई स्तरों में बटा होता है, और जहाँ सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्था है होगी, वहाँ असमानता भी देखने को मिलती है। तो इसी प्रकार से कहा है कि स्त्रीकरण व्यक्तियों के भिन्न समूहों के बीच संरचित असमानता है। ऐसा कहने वाले हैं एंथनी गिडिंस, अर्थात ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एंथनी गिडिंस जो है वो स्त्रीकरण के आधार के रूप में किसको स्वीकार करते हैं? तो स्त्रीकरण के आधार के रूप में वो शक्ति को, पावर को स्वीकार करते हैं। शक्ति के आधार पर समाज जो है कई स्तरों में बटा होता है। दो व्यक्ति हैं जो पावर के आधार पर पावर को स्त्रीकरण का आधार मानते हैं, एंथनी गिडिन और दूसरा है सी राइट मिल। पी सोरोकिन जो है, पी सोरोकिन, इन्होंने स्त्रीकरण के तीन आधार की चर्चा की है। स्त्रीकरण के तीन आधार होते हैं, तीन आधारों पर समाज विभाजित होता है। एक होता है पॉलिटिकल, राजनीतिक आधार, दूसरा है इकोनॉमिकल, आर्थिक आधार, और तीसरा है व्यावसायिक आधार। और जो माइकल हरलम्बस हैं, इन्होंने भी स्त्रीकरण के तीन आधार की चर्चा की थी। तीन आधारों पर समाज का स्त्रीकरण होता है। वो तीन आधार कौन से हैं? पहला आधार है पावर, दूसरा है प्रतिष्ठा अर्थात स्टेटस, और तीसरा है तीसरा आधार है मनी अर्थात धन। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है जो संस्कृति है वो कृषि तथ्यों, प्रावधिक तथ्यों, सामाजिक तथ्यों और मानसिक तथ्यों की उपज है। ऐसा किसने कहा है? ईवी टाइलर, ट्रूबर, आर बेनेडिक्ट या डेविड बिडने।
तो इसका राइट आंसर होगा डेविड मिडले, ऑप्शन डी। डेविड मिडले जो मानववादी दृष्टिकोण पर बल देते हैं और मानववादी नजरिए से समाज का अध्ययन करते हैं। इन्होंने कल्चरल इकोलॉजी को अपोज किया है। कल्चरल इकोलॉजी इसको ये अपोज करते हैं, जबकि क्रोबर जो है ये कल्चरल इकोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि क्रोबर कहते हैं कि जो पर्यावरण है वो मानव संस्कृति को निर्धारित करता है, और जो बिडले हैं वो कहते हैं कि जो पर्यावरण है वो मानव संस्कृति को निर्धारित नहीं करता, बल्कि मनुष्य अपनी सांस्कृतिक रचनात्मकता के माध्यम से पर्यावरण को आकार देता है। अर्थात पहले संस्कृति, उसी संस्कृति के आधार पर पर्यावरण का निर्माण होता है। क्रोबर कहते हैं कि पहले पर्यावरण, उस पर्यावरण के आधार पर ही वहाँ उसी प्रकार की संस्कृति विकसित होती है। तो इस प्रकार से क्रोबर और बिडले एक दूसरे के अपोज में बातें करते हैं। और साथ ही में जो डेविड बिडले हैं, इन्होंने थ्योरी ऑफ वैल्यूज के बारे में भी चर्चा की है। अर्थात जो वैल्यूज का कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है, उसके बारे में भी ये चर्चा करते हैं और कहते हैं कि जो वैल्यूज हैं वो केवल सामाजिक मान्यताएं नहीं है, बल्कि वैल्यूज मानवीय अनुभव और इच्छाओं से उत्पन्न होते हैं। मानवीय अनुभव और इच्छाओं की परिणाम है। उन्होंने इंट्रिसिक वैल्यूज और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज के बीच में अंतर भी किया है, डिफरेंस किया है। इन्होंने इंट्रिसिक वैल्यूज अर्थात आंतरिक मूल्य और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज अर्थात साधनात्मक मूल्य, इसके बीच में इन्होंने अंतर भी प्रदर्शित किया है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि उस लेखक की पहचान करें जिसने कहा है सामाजिक संरचना एक शब्द है जिसका प्रयोग अंतः संबंधित संस्थाओं, अभिकरणों, सामाजिक प्रतिमानों की एक व्यवस्था और साथ ही साथ समूह में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा धारण की जाने वाली परिस्थिति और भूमिकाओं के लिए किया जाता है। जिन्सबर्ग, मैकाइवर एंड पेज और नडाल, एसएफ नडाल या नहीं एसएफ नडाल, टालकट पार्सन्स या मेयर फोर्टी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टालकट पार्सन्स। ईआर नडाल जो है एसएफ नडाल है या नहीं एसएफ नडाल है। एसएफ नडाल ने सामाजिक संरचना को भूमिकाओं की गठरी के रूप में दर्शाया है कि जो सामाजिक संरचना है वो भूमिकाओं की एक गठरी है। और जो मैकाइवर और पेज है, इन्होंने सामाजिक संरचना को समूहों के बनने के विभिन्न तरीके के रूप में दर्शाया है कि जो समूह है, समूह का निर्माण जो होता है उसके जो अलग अलग तरीके हैं उनका संयुक्त रूप ही सामाजिक संरचना है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि जंगली बर्बर सभ्य उद्विकास के इन 3 स्तरों का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्टे, एमिल डुर्कीम या लेविस मॉर्गन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, लेविस मॉर्गन। लेविस मॉर्गन ने समाज के उद्विकास के रूप में कहा है कि पहले समाज जंगली था, फिर जंगली से बर्बर, फिर बर्बर से सभ्य बना। इसी प्रकार यदि हम बात करें कि उद्विकास के आधार पर समाज को समरेखी, बहुरेखी और चक्रीय रूप से दर्शाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें अगर आप ऐसे ही और लेक्चर्स चाहते हैं। थैंक यू गाइस।